और अहमदाबाद में हम पहुंच गए हैं अरविंद ग्रुप की एक फैक्ट्री में। अरविंद लिमिटेड, अरविंद फैशंस, अनूप इंजीनियरिंग, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, 4 लिस्टेड कंपनी हो चुकी है और ये ओवरऑल ग्रुप 100 साल से पुराना है। 1931 में स्टार्ट हुआ था ये ग्रुप, मच बिफोर इंडिपेंडेंस भी था। पर स्वदेशी मूवमेंट इस कंपनी की ईथॉस में शुरुआत से ही है। खादी से डेनिम से फैशन से रियल एस्टेट, और इस सब की बात करेंगे आज, अहमदाबाद की बात करेंगे आज। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं द 5th जनरेशन ऑफ दिस ग्रुप, कुलीन भाई एज वेल एज पुनीत भाई। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये पहली बार है कि ईटी नाउ स्वदेश में दोनों भाइयों के साथ हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ ये स्पेशल शो, स्पेशल एडिशन अहमदाबाद में इस प्लांट में आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बात करते हैं अभी इंडस्ट्री की, शुरू करते हैं कि ओवरऑल 100 इयर्स एज अ कॉन्ग्लोमेरेट जब आप स्टार्ट किए थे, तो आपकी जर्नी आप काफ़ी डाइवर्सिफाई भी हो चुके हैं। पहले मे बी सिर्फ क्लोथिंग, टेक्सटाइल, टुडे रियल एस्टेट, फैशन। तो जर्नी कैसे रही थी, ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी कैसी थी कंपनी की? हमने ये जो 100 साल का सफ़र रहा है उसमें रीइन्वेंशन जो कहते हैं बार बार करना पड़ा है। 1980 तक हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में ही थे। उसके बाद हम जब मार्केट में बहुत सारी चैलेंजेस आई, तब हमने सोचा कि अभी बदलना बहुत ज़रूरी है। तो हमने डेनिम इस मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया और वो हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल सफ़र रहा। और उसके बाद दूसरे मॉडर्न टेक्सटाइल्स में हम आए और फिर उसके बाद ब्रांड्स इन रिटेल, उसके बाद एडवांस मटेरियल्स। तो ये बार बार जैसे मार्केट बदलता गया वैसे वैसे हमने अपने आप को भी बदला। एब्सोल्युटली, और वही है ना, हमें मार्केट के साथ इवॉल्व होना है। तो अगर बात करें तो ऐसा कौन सा जो एक टाइम था कि हर डेकेड में एक कोई ट्रेंड होगा, वेदर फैशन की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, वहाँ पे कैसे कंज्यूमर्स के ट्रेंड चेंज हुए द लास्ट डेकेड, और अब ऐसा कौन सा ट्रेंड दिख रहा है कंज्यूमर में कि मे बी ये नेक्स्ट डेकेड में ये एक अच्छा ट्रेंड रहेगा? तो इंडिया में शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी इवॉल्व हुआ है। 1990s में सब किराना से शॉप करते थे। उस टाइम शर्ट्स ऐसे प्लास्टिक बैग से लोग निकाल के शॉपर्स को देते थे। उसके बाद लेट 90s में स्टैंड अलोन स्टोर पहले खुले। हमने एक पहला एरो का दुकान इधर सीजी रोड में 1993 में आई थिंक खोला था। तो वहाँ लोग को पहली बार स्टैंड अलोन बुटीक में शॉप करने का एक अवसर मिला। उसके बाद डिपार्टमेंट स्टोर्स आए और फिर 2010 के बाद ई कॉमर्स। आज अब अगर किसी को पूछो, उनको कभी भी वो सोच भी नहीं सकते हैं कि हाउ फैशन कुड नॉट बी अवेलेबल ऑन द फोन। तो आज पहला शॉपिंग तो फ़ोन पे ही होता है। तो बहुत एवोल्यूशन रहा है। और पहले इंडिया जो ज़्यादा फॉर्मल वेयर खरीदता था, अब हम ज़्यादा कैजुअल वेयर खरीदते हैं। अब हम ज़्यादा एक्टिव आउटडोर क्लोथिंग पहनते हैं। आज हम काफ़ी ब्लेंड्स वाले कपड़े पहनते हैं। तो हर डेकेड में इंडिया बदला है और एस्पिरेशंस भी बदले हैं। अब जैसे जेन जी बाहर उनका भी प्रवेश होगा, वो भी खरीदी उनकी शुरू होगी, तो आई एम श्योर उनका भी फैशन स्टेटमेंट बिल्कुल अलग ही रहेगा। एब्सोल्युटली, फैशन स्टेटमेंट चेंज होता रहेगा। अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल एडवांस टेक्सटाइल्स, वो भी बिजनेस फॉर अरविंद एज अ ग्रुप काफ़ी बढ़ चुका है। तो वहाँ पे ये क्या ग्रोथ है, क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर आप हमें इसके बारे में थोड़ा बता सकते? बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई भी देश का प्रोग्रेस देखें तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब एडवांस टेक्सटाइल्स, यानी कि टेक्सटाइल्स जो फैशन एप्लीकेशंस के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल या सेफ्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस के लिए बनती है, उसका जो अपटेक होता है वो ड्रामेटिकली ऊपर जाता है। ये पॉइंट इंडिया के लिए अभी तक आया नहीं है, वो आगे आने वाला है। और इंडिया एक एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत एक अच्छा हब बनेगा। गवर्नमेंट भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स को बहुत प्रमोट कर रही है और हमारा जो ट्रस्ट फैक्टर है एज अ कंट्री, भारत का ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी हाई है। तो हम
हम हमारे एक्सपीरियंस से हम देख रहे हैं कि हमें जो रिस्पांस मिल रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में भी, वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स मार्केट की बात करते हैं तो एक कंसर्न जो रहा है ओवर द इयर्स इज इंडिया चाइना स्केल जो है वहाँ पे उनकी एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, दैट एफिशिएंसी दैट दे हैव इज मच मोर। एंड China+1 की बात करें, उतना बेनिफिट इंडिया को नहीं आया जितना वो थोड़ा डिवाइड होके बांग्लादेश एंड वियतनाम को गया। तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, या क्या हम वहाँ अभी ये स्केल पे पहुँच सकते हैं टू फाइट द ग्लोबल कॉम्पिटिशन? पहले तो मैं कहूँगा कि अब जो चाइना और इंडिया में एफिशिएंसी में अंतर है वो बहुत कम रह गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन इस इंडस्ट्री में आ रही है, वैसे वैसे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अब वर्ल्ड लेवल पे आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जो हमारा गारमेंट का जो सफ़र रहा वो थोड़ा धीरा रहा है, क्योंकि हम एज एन इंडस्ट्री स्पिनिंग और फैब्रिक में हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और पहले लेबर लॉज में चैलेंजेस थे, अब वो चैलेंजेस नहीं हैं। जो लास्ट 1-2 डेकेड में रिफॉर्म्स आए हैं लेबर लॉज में, अब प्लेइंग फील्ड लेवल हो चुका है। और मैं मानता हूँ कि भारत का टेक्सटाइल्स में फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें जो इतना बड़ा चाइना का जो गैप है वो अब्जॉर्ब कर सकता है। एब्सोल्युटली। और हमारी गवर्नमेंट का भी फोकस ये इंडस्ट्री के तरफ बहुत अच्छा रहा है। लास्ट 5 से 10 साल में जो पॉलिसीज़ निकली है, यानी कि रॉडटेप, ROSCTL, अभी मित्रा पाक की पॉलिसी, PLI पॉलिसी, ऑल दीज पॉलिसीज़ बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। और अगर लोग ये पॉलिसीज़ का सहारे से स्केल बड़ा कर पाएंगे तो अभी एज पुनीत वाज सेइंग, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि इंडिया अब कैसे जल्दी स्टेप अप करके चाइना का शेयर ले पाए। एब्सोल्युटली। मुझे एक और चीज़ जाननी है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था कब से ही UK FTA की बात चल रही है, और हर टाइम मैं पूछते रहती थी हर कंपनी से कि UK FTA बेनिफिट कब आएगा, पर UK FTA अब कब आएगा? Are there any talks that we are understanding? नहीं, आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत एक्टिव अभी भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि होपफुली उसका कुछ अनाउंसमेंट अभी इलेक्शन के बाद आएगा। Jan, December, Feb, बीच में ऐसे हर मंथ। एंड हाउ मच इज द पोटेंशियल, कितना हो सकता है फॉर द बहुत रिटेलर? बड़ा। सो दैट वुड बी अ वेरी वेरी बिग बेनिफिट फॉर द इंडस्ट्री। एक फैक्ट है कि ये जो यूरोप है और UK है, ये दोनों जो जोग्राफीज़ है वहाँ 11% इम्पोर्ट ड्यूटी है अपैरल के लिए। तो अगर वो ज़ीरो ड्यूटी हो जाए तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इंडिया का मोर देन 50% एक्सपोर्ट ये रीजन्स में जाता है, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। बांग्लादेश का जो सक्सेस है वो ये FTA के बेसिस पे उनका जो GSP स्कीम है, जिससे वो यूरोप और UK को ड्यूटी फ्री एक्सेस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे उनकी पूरी इंडस्ट्री बिल्ड हुई। तो अगर गारमेंटिंग को फिलिप देना है तो FTAs कुछ जोग्राफीज़ के साथ होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA हो चुके हैं, उसका ऑलरेडी फ़ायदा एटलीस्ट अरविंद लेवल पे मिलना शुरू हो चुका है। हमारे एडवांस्ड गारमेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी जाते हैं, मिडल ईस्ट में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे भी एडवांटेज मिलना शुरू हो गया है। तो FTAs हैव अ लॉट ऑफ पावर, उनसे बहुत चेंज आ सकता है। लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ चेंज वहाँ पे भी आ सकता है। पर अगर मैं एक बात करना चाहूँ कि ऑनलाइन की जो ट्रेंड है वो एक बड़ा शिफ्ट हो चुका है, क्या हम कभी कोई स्पेसिफिक ऐप फोकस आर वी गोइंग टू डू, कि ऐसा कुछ हम लोग सोच रहे हैं कि विल बी ऑन अ स्पेसिफिक ओन ऐप? सो अरविंद फैशंस में हमने हमारा ऑमनी चैनल जर्नी 2010 में शुरू किया। तब हम एक भी गारमेंट ऑनलाइन में नहीं बेचते थे। आज वी आर 5000 करोड़ रेवेन्यू और 25% हमारा टर्नओवर ऑनलाइन से आता है। तो पूरी कंपनी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑमनी चैनल रिटेलर, और हम दोनों थर्ड पार्टी में भी बेचते हैं, हमारे .coms पे भी बेचते हैं। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो बड़े मार्केट प्लेस होते हैं
दे आर एबल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम स्मॉल टाउन्स। तो बहुत नए कस्टमर हम काफ़ी नए कस्टमर मार्केट प्लेस से अक्वायर करते हैं, और फिर जब वो हमारे लॉयल कस्टमर हो जाते हैं तो काफ़ी बार हमारे .com से ख़रीदना शुरू होता है, और ऐप भी होता है और वेबसाइट से भी होता है। तो ये ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी इन माय ओपिनियन इज़ द फ्यूचर, जहाँ कंज्यूमर्स स्टोर्स में भी आएंगे, क्योंकि वो टच एंड फील जो होता है दुकान में गारमेंट देख के उसको पहन के जो मज़ा आता है वो तो रहने ही वाला है, और कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे एंडलेस आइल की तरह शॉपिंग करना वो भी रहेगा। एब्सोल्युटली, बट एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि इको फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी दैट्स बिकम की। कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, वहाँ पे फोकस इस पे बढ़ रहा है। हाउ इज़ अरविंद मूविंग टुवर्ड्स एज अ ग्रुप मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड? आज जो पर्यावरण की स्थिति है वो बहुत ही कंसर्निंग है। जो क्लाइमेट चेंज का भय है और पोटेंशियल फॉर नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है, और कंज्यूमर ये बात से अभी काफ़ी वाकिफ़ हो गए हैं। तो हमें भी अपना रोल प्ले करना होगा इस लड़ाई जो पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व्ड है उसमें हमें अपना भी सॉर्ट ऑफ पार्ट निभाना होगा। तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। टेक्सटाइल्स का फुटप्रिंट बहुत बड़ा होता है, पानी भी बहुत यूज़ होता है, एनर्जी इंटेंसिव भी है, और कॉटन जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है वो भी बहुत एनवायरमेंटली इम्पैक्टफुल क्रॉप है। तो उसमें हमने अपना प्रोडक्शन के लिए पानी ना के बराबर कर दिया है। हमारी रिक्वायरमेंट है 30,000 क्यूबिक मीटर्स की, जो अहमदाबाद का ड्रिंकिंग वाटर से भी ज़्यादा हो सकता है। उसको हमने ज़ीरो कर दिया रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी से। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से टाई अप करके जो इवेपोरेशन लॉसेस हैं वो सुएज से लेके रॉ मटेरियल साइड पे हम 1 लाख फार्मर के साथ काम कर रहे हैं, किसान के साथ काम कर रहे हैं। उनका प्रोडक्शन हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए सस्टेनेबल बनाते हैं और उनसे हायर प्राइसेस पे ख़रीदते हैं। हम एनर्जी में रिन्यूएबल्स में बहुत जल्दी पिवट हो रहे हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अभी काफ़ी फेवरेबल हैं। तो ये डीकार्बनाइजेशन, वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चरल टाइप्स जो हैं, इससे हम हमारा इम्पैक्ट बहुत कम कर पाएंगे। एक मुझे जानना है, सेफोरा तो वी सोल्ड, आई यूज्ड टू शॉप अ लॉट फ्रॉम देयर, बट व्हाट वुड बी द एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, या हम आगे जाते हुए क्या करेंगे? क्या ये वी सोल्ड सेफोरा बिकॉज इट वाज ओवर एक्सपेंशन, और वी थॉट कि कोई और स्ट्रैटेजी है एज अ ग्रुप? नहीं, हम अरविंद फैशंस में अभी हमारी स्ट्रैटेजी है कि बहुत बड़े आइकॉनिक पावर ब्रांड्स क्रिएट करने के। हम 1000+ करोड़ के ब्रांड्स क्रिएट कर रहे हैं। आज हमारे पास 5 ब्रांड है, एक 2000 करोड़ का है, दूसरे सब 1000 करोड़ के नज़दीक रेवेन्यू में पहुंच रहे हैं। तो हमने ये रियलाइज़ किया है कि जो फोकस्ड वाली स्ट्रैटेजी होती है उससे स्केल भी आता है, और स्केल के साथ हम बॉटम लाइन भी बहुत डिलीवर कर पाते हैं। एज अ ग्रुप हमने ये तय किया है कि हमें पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाना है। तो कोविड के बाद वी हैव फोकस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी, और जो भी बिजनेस लाइंस थे जहां हमारे बॉटम लाइन टारगेट्स या रोसी मीट नहीं हम कर पा रहे थे, ऐसे बिजनेसेस से हमने थोड़ा स्टेप बैक किया है। पर हमारी करंट जो 5 ब्रांड की स्ट्रैटेजी है वो बहुत एक्साइटिंग है। हमारे अभी 1200 स्टोर्स है, हम साल में 200 दुकान खोल रहे हैं, हम ई-कॉमर्स में ग्रो हो रहे हैं, हम विमेंस वेयर, फुटवेयर, किड्स वेयर, ये नए जो सेगमेंट्स है उसमें आ रहे हैं। और जैसे मार्केट इवॉल्व होगा वी विल कॉन्स्टेंटली लुक एट अपॉर्चुनिटीज़। पर हमारा अभी नॉर्थ स्टार है कि बड़े ब्रांड्स बनाओ, बड़े प्रॉफिटेबल ब्रांड्स बनाओ, दैट इज़ द फोकस। Big profitable brands, that's the focus, but overall कोई addition is it you're looking at in terms of any brand you want to add? नहीं, अभी हमारा फोकस है एज आई मेंशन्ड, हमारा जो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बहुत ही अभी अच्छी चल रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोमेंटम इन आवर सेल्स स्ट्रैटेजी। तो अभी फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हमारा फोकस है कि ये ब्रांड्स को हम कैसे स्केल करें।
So scaling this brand would be Yes, the that key is the focus. focus of us. Okay, and overall also just want to understand in terms of real estate, वहाँ पे भी काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, काफ़ी बूम हो चुका है इंडस्ट्री में. तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज आवर थॉट प्रोसेस कि वो कहाँ पे हमें लेके जाना है अभी? नहीं, वो बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस है जो रेरा के बाद और फाइनेंशियलाइजेशन के बाद पूरा ऑर्गेनिक, आई मीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर रियल एस्टेट का बहुत बढ़ रहा है. तो पहले रियल एस्टेट एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, इसमें काफ़ी ब्रांड्स नहीं होते थे या पर अब पूरा शिफ्ट हो रहा है जहाँ कॉर्पोरेट ब्रांड्स, जहाँ ट्रस्ट होता है, जहाँ ब्रांड नेम होता है, वहाँ काफ़ी ट्रैक्शन मिल रहा है. तो हम अभी ये बिज़नेस में ऑलमोस्ट 15 साल से है और बहुत झड़प में हम एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाए हैं. ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का इन्वेंट्री अभी कंपनी के पास है. सो वी आर रैपिडली स्केलिंग अप, वी आर ग्रोइंग एट मोर देन 30%. और मुझे तो लग रहा है कि रियल एस्टेट की शुरुआत हुई है क्योंकि होम ओनरशिप इंडिया में बहुत ही लो है. तो अभी नेक्स्ट 10 इयर्स का जो रियल एस्टेट का अपॉर्चुनिटी है वो बहुत एक्साइटिंग है और अरविंद होपफुली एक लीडिंग प्लेयर इन द स्पेस में इमर्ज होगा. Absolutely. अगर you know you all have survived the test of time, so many years from changes from consumers to plagues to COVID, तो as a business owner, business आप ऐसा कौन सी जो इम्पोर्टेंट बात होती है जो ध्यान रखनी होती है कि जब challenges हो गए तो आपको what is that one thing you would advise a new entrepreneur to keep in mind? आई थिंक लाइफ में अच्छे टाइम्स आते हैं और बुरे टाइम्स आते हैं. यू हैव टू बी अ कंपनी जो अच्छे टाइम्स में भी डजंट गेट कैरीड अवे एंड इन टफ टाइम्स वो रिजिलियंस होना चाहिए. यू हैव टू गेट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स बिकॉज चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं. सो आवर स्टोरी ऑफ 100 years इज़ अ स्टोरी, एज पुनीत सेड, थोड़ा री-इन्वेंशन की तो ज़रूरत होगी. अगर आप सेम चीज़ करते रहोगे तो कोई आगे निकल जाएगा. तो नई चीज़, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन वो तो है, पर एग्जीक्यूशन, ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. सो दैट व्हेन द बैड टाइम कम्स यू हैव वो थोड़ा एनर्जी और पावर होना चाहिए टू बी एबल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड पावर थ्रू. How does सक्सेसफुल टाइम्स में आप बहुत कम सीखते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स में सीखने को बहुत मिलता है. तो उस वक्त तो वो ये पॉजिटिविटी रखना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने देखा है कि जब 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 भी हम डिफ़िकल्ट टाइम से पसार हुए तब हमने बहुत कुछ सीखा है और हमने कंपनी को उससे आगे जाते बेहतर बनाया वो लर्निंग से. Absolutely. Learning is the key. That when you're in your challenge, you learn. That is the key, and that is what one should learn as well. But Ahmedabad, you all have been here. So, how has Ahmedabad as a story played? You know, over the years, I think it's transformed completely. How has Ahmedabad helped the group also grow? How is the relation? Because we're closer to the port side. We do have the accessibility जो Ahmedabad की है. अहमदाबाद और अरविंद की बात करें क्योंकि गोज़ वे बैक. अहमदाबाद हमारा फैमिली यहाँ पे 1590 से है, तो वैसे देखने जाए तो 17-18 जनरेशन से हम अहमदाबाद में ही हैं. तो हम कोई और सिटी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. Absolutely. अहमदाबाद हमारी जान है. Absolutely. और ये सिटी बहुत यूनिक है. यू नो, आई थिंक इट हैज़ ऑलवेज बीन अ सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. अगर कोई भी ड्रीम हो टू डू समथिंग, ये सिटी आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है कि आप कुछ भी क्रिएट कर पाए. तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में है, आप कंसिस्टेंटली अक्रॉस सेक्टर्स, ये सिटी गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी. पहले टेक्सटाइल्स का पूरा प्लेटफॉर्म इधर क्रिएट हुआ था, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स का बहुत बड़ा हुआ है, उसके बाद केमिकल्स का बहुत बड़ा हुआ है, और अब रिन्यूएबल्स और ईवीज़ में हो रहा है. और फाइनेंस का भी अभी गिफ्ट सिटी आ रहा है. और आई है. थिंक जो नेक्स्ट 20 साल होने वाले अहमदाबाद के बहुत ही एक्साइटिंग है. गिफ्ट सिटी आ रही है, बड़ी हो रही है. हमारा धोलेरा SEZ, अहमदाबाद जितना बड़ा टाउनशिप पूरा इंडस्ट्रियल बनेगा, उससे बहुत फ़र्क आएगा. बुलेट ट्रेन आने से ये सिटी में बहुत फ़र्क आएगा. तो आई थिंक ये इंडिया का पॉसिबली अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स रहेगा. इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी. इंफ्रास्ट्रक्चर, इजी पेस ऑफ लाइफ, सेफ्टी,
बढ़िया खाना There's और a क्या lot of चाहिए। space here because when बॉम्बे से ज़्यादा तो यहाँ पे काफ़ी जगह है. When I'm like, oh wow, open space दिख रहा है यहाँ पे, उतनी जगह तो यहाँ पे दिखती नहीं है. But yes, I think the living also is better when you have so much space. यहाँ पे एक चीज़ मैं क्या खा के जाऊँ जो I shouldn't miss out on at all. हमारे तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस है इधर अहमदाबाद में. यू शुड नॉट मिस द स्ट्रीट फूड. हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग जशुबैन पिज़्ज़ा है. इट इज़ Absolutely. आवर वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा. उसको डेफिनेटली टेस्ट करके sure. जाना. और स्वाति हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ बहुत अच्छे स्नैक टाइप फूड्स मिलते हैं इन अ वेरी नाइस मॉडर्न एनवायरनमेंट. वहाँ भी जाना. और गुजराती थाली विशाला जो विलेज एम्बियंस को रिक्रिएट करता है. अगाशी है. अगर आपको ट्रेडिशनल खाना खाना है तो ये सब जगह अच्छी है. Absolutely. Recommendations from food भी मिल गए हैं. Thank you so much, पुनीत as well as कुलीन कि आप हमारे साथ जुड़े ये स्पेशल एडिशन ऑफ ईटी नाउ ऑन द गो के साथ. एंड थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे आपकी अच्छी फैक्ट्री में बुलाया एंड इन योर ऑफिस इन अहमदाबाद. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू फॉर हैविंग यू.